हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 12th मैथमेटिक्स की आर.डी. शर्मा बुक को। तो हमने अभी तक क्या कर लिया था? तो रिलेशंस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था, उसके कॉन्सेप्ट्स हमने समझे थे। एक्सरसाइज 1.1 को हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम बढ़ रहे हैं आगे दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, और इसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज 1.2 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है उसको भी कंप्लीट करेंगे। देन एमसीक्यूज जो है उनको भी कंप्लीट करेंगे, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे भाई। इनके बीच में जो थ्योरम्स होंगी उनको भी कंप्लीट करेंगे। सारी की सारी चीज यहाँ पर आपकी क्लियर होती जाएगी, पूरी की पूरी बुक सॉल्व हो जाएगी। सोचो कितना मजा आएगा, सब कुछ बन जाएगा अपन से। ठीक है, तो चलो फिर आगे चलते हैं अपन। तो अब 1.1 के बाद जो अपना सबसे मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, वो है भाई आपके सामने लिखा हुआ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन? भाई आपको पता है कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, आपको पता है कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ये तीनों रिलेशन पता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? तो ऐसा रिलेशन जो तीनों हो, एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, एक ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक भी हो, एक ऐसा रिलेशन जो ट्रांजिटिव भी हो, तीनों का तीनों हो, वो रिलेशन कहलाता है क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है बात? क्या बोली मैंने, पढ़ भी लेते हैं अपन। यहां पर क्या लिखा हुआ है? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए is said to be an equivalence relation on A if it is reflexive, symmetric, transitive। ठीक है, अब ये दैट इज बताने की जरूरत है क्या आप लोगों को? आप अगर शुरुआत से फॉलो कर रहे हो तो इसमें इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं अपन लोगों ने कि ये तो आप लोगों को एक बार में क्लियर हो गया होगा कि भाई रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि अगर R जो है सेट है ऑन, R जो है वो रिलेशन है किसी एक सेट A पर, R इज अ रिलेशन ऑन सेट A, तो हम बोलते हैं कि अगर A, बिलोंग्स टू R, तो वो रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अगर बोलता हूं यहां पर एक सेट आपको देता हूं A, ये है 1, 2, 3, और एक रिलेशन इस पे देता हूं मैं R, और वो है 1, 1। हमें पता है रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A, मतलब A क्रॉस A का सबसेट। ठीक है, तो यहां पर मैं बोल रहा हूं एक रिलेशन है कोई ऐसा, 1, 1 आ रहा है, उसमें 2, 2 आ रहा है, 3, 3 आ रहा है, 1, 2 आ रहा है, और 2, 1 आ रहा है। ठीक है, तो अब ये कैसा रिलेशन होगा अगर आपसे मैं बोलूं? तो भाई देखो यहां पर रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए कि भाई एवरी एलिमेंट मस्ट बी एसोसिएटेड विद इटसेल्फ। यानी कि यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि 1, तो 1, 1 आना जरूरी है, 1 को खुद से एसोसिएट होना जरूरी है। 2, तो 2, 2 आना जरूरी है, 2 को खुद से एसोसिएट होना जरूरी है। 3, 3 आना जरूरी है। तो यहां पर आपको 1, 1 भी दिख रहा है, 2, 2 भी दिख रहा है, 3, 3 भी दिख रहा है। यानी A जो है वो बिलोंग करता है R को। मतलब एक एलिमेंट A अगर आ रहा है रिलेशन में, मतलब एक एलिमेंट A अगर आ रहा है सेट A में, कोई एलिमेंट है जो कि प्रेजेंट है सेट A में, जो भी एलिमेंट हो वो, तो वहां पर उसको खुद से एसोसिएट होना जरूरी है। मतलब कि A को रिलेशन में आना जरूरी है। तो यहां पर जितने भी एलिमेंट्स A सेट में, कैपिटल A सेट में आ रहे थे, वो सब एक दूसरे से कैसे हैं? एसोसिएटेड हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव है। तो आप बोलोगे यस इट इज रिफ्लेक्सिव। अब अगर मैं बात करूं सिमेट्रिक की, तो A, B अगर आ रहा है तो B, A भी आना जरूरी है। मतलब मैं बोलता हूं कि इफ A, B बिलोंग्स टू R, देन इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर, ये यही चीज क्या बताएगी हमें कि B, A भी R को बिलोंग कर रहा है। तब जाके हम क्या बोलेंगे कि रिलेशन जो है वो कैसा है? सिमेट्रिक है। ये रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक है। मतलब कि 1, 2 अगर बिलोंग करता है तो 2, 1 भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहां पर कितना आ रहा है? यहां पर देखो भाई 1, 1 बिलोंग करता है तो 1, 1 भी बिलोंग करेगा। ये तो भाई जो अपने डबलेट होते हैं उनमें आप सिमेट्री कैसे देखोगे? वो तो आगे पीछे एक समान है, सब कुछ सेम है उनका। 1, 1 बोलो या 1, 1 बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहां तो सिमेट्री है ही, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद 1, 2 और 2, 1 यहां पर हैं, तो ये क्या बोलोगे आप? यस इट इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी है। क्यों है सिमेट्रिक? क्योंकि 1, 2 एंड 2, 1 बोथ बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये दोनों ही क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं R को। अब ट्रांजिटिव के लिए मैं देखता हूं कि अगर 1, 2 आ रहा है
और इसका जो लास्ट एलिमेंट है यहां पर फर्स्ट एलिमेंट है और 2,1 भी आ रहा है, तो यहां पर भाई 1,1 मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसके लास्ट एलिमेंट को आना जरूरी है। यानी मैं बोलता हूं इफ a, b अकर्स इन r एंड b, c अकर्स इन r, a, b आ रहा है और b, c आ रहा है, तो a, c को भी आना चाहिए। तो यहां पर देखो 1,1 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, तो यानी कि ये ट्रांजिटिव भी है। क्या है? ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे कि यस इट इज ट्रांजिटिव। एक चीज और देख सकते हो आप, यहां पर ये 1,2 है, ये 2 यहां पर 2 पर खत्म हो रहा है और ये 2 यहां से भी स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये दो ऑर्डर्ड पेयर भी ऐसे ही हैं। तो आप यहां पर भी बोल सकते हो कि ये 2 से खत्म हो रहा है, यहां पे 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों में भी ट्रांजिटिविटी चेक करिए। तो मैं इसमें भी कर लेता हूं, मतलब 1,2 भी आना चाहिए था, तो वो तो ऑलरेडी आ रहा है, मतलब हां ये ट्रांजिटिव भी है। तो आप बोलोगे यस इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो कोई एक ऐसा सेट जो तीनों है वो कहलाता है कैसा? इक्विवेलेंस सेट, इक्विवेलेंस रिलेशन, सॉरी, कोई एक ऐसा रिलेशन जो तीनों है वो कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब यहां पर इस चीज को आपको देखकर खुशी मिली होगी भाई कि इक्विवेलेंस रिलेशन में कुछ नई सी डेफिनेशन नहीं याद करनी है, बस हमें क्या कर देना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों अगर हो गया कोई तो हमने बोल दिया भाई हाँ ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो क्लियर हो गई बात क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन। चलो फिर बढ़ते हैं आगे, इसको करते हैं क्लियर। अब कुछ एग्जांपल यहां पर देख लो ताकि आपको और इक्विवेलेंस रिलेशन क्लियर हो जाए। सारे एग्जांपल्स तो अपन इसके नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सॉल्व्ड है, आप कर सकते हो। अपन क्वेश्चन सारे करेंगे, उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन, सारे टाइप के एग्जांपल्स भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, लेट R be a relation on the set of all lines in a plane defined by L1 L2 belongs to R। कौन सी लाइन है? ऑल लाइन्स इन अ प्लेन डिफाइंड बाय L1 L2 belongs to R। और इसका मतलब क्या होता है? लाइन L1 इज पैरेलल टू L2, मतलब L1, L2 belongs to R implies that L1 parallel to L2। मैथमेटिकली अगर इसको ऐसा लिखूं मैं तो यहां पर लिखा हुआ लाइन L1 इज पैरेलल टू L2, बात यही है। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है, हमें ये बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। हमें क्या बताना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब हमें क्या बताना पड़ेगा, ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव से। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलता हूं रिफ्लेक्सिविटी, आप बोलोगे कि कोई भी लाइन खुद से पैरेलल होती है कि नहीं, तो बिल्कुल होती है। क्यों? क्योंकि उनका स्लोप सेम होती है भाई। मैंने पहले भी ये चीज डिस्कस की हुई है कि यूक्लिडियन मैथमेटिक्स के तौर पे जाओगे तो वो बोलेगा कि भाई नहीं, एक लाइन खुद से पैरेलल नहीं होती है क्योंकि वो खुद को इनफाइनाइट टाइम्स इंटरसेक्ट करती है। लेकिन अगर हम अभी 3D ज्योमेट्री में जाएं या फिर स्लोप के फॉर्म में हम पढ़ने आए तो यूक्लिड बेचारा, क्योंकि तब का मैथमेटिशियन था जब मैथ्स रिटन फॉर्म में नहीं थी, तो उसने उस हिसाब से दिया हुआ था। अब स्लोप वगैरह के उससे देखने जाओगे तो एक लाइन खुद के साथ स्लोप कैसी होगी, उसकी सेम होगी, इक्वल होगी, और जिन लाइंस की स्लोप सेम होती है वो पैरेलल कहलाती हैं। ठीक है, तो ऐसी लाइन जो कोइंसिडेंट होती हैं वो भी कैसी कहलाती हैं, पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, स्लोप के फॉर्म से अगर आप देख रहे हो तो यहां आप बोलोगे क्या कि एक लाइन जो है वो खुद से कैसी होती है, पैरेलल होती है। तो यहां आप बोलोगे L1 L1 belongs to R states that L1 is parallel to L1 as every line is parallel to itself, then it is a reflexive relation। कैसा रिलेशन है ये? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। ठीक है, क्योंकि सारी लाइन खुद से कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, और हर एलिमेंट को खुद से एसोसिएटेड होना चाहिए, यहां पर एसोसिएटेड होना चाहिए। खुद से एसोसिएटेड होगा तभी वो कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव रिएक्शन होगा, रिलेशन होगा। ठीक है, अब यहां पर मैं बोलता हूं इसको ही अगर मैं सिमेट्रिक के लिए देखने जाऊं, तो मैं बोलता हूं L1, L2
बिलोंग्स टू आर को इंप्लाई करना है किसको? अगर L1 L2 आ रहा है और R जो है वो रिलेशन कैसा सिमेट्रिक है, तो L2 L1 भी आएगा R में। अब दोनों की अगर मैं मीनिंग देखने जाऊं तो L1 L2 का मतलब हुआ L1 इज पैरेलल टू L2, और ये क्या इंप्लाई करता है कि L2 इज पैरेलल टू L1? तो ऑब्वियसली करता है। आप बोलो पहली वाली लाइन दूसरे से पैरेलल है या दूसरी वाली लाइन पहले से पैरेलल है, बात तो सेम ही है, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। इसके बाद मैं ट्रांजिटिविटी देखने के लिए आता हूं, इसकी ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो आप बोलते हो यहां पर क्या हो जाएगा, L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। ये क्या इंप्लाई करेगा कि L1 L3 को भी R को बिलोंग करना चाहिए। तो आपको क्या इंप्लाई करेगा, ये L1 L3 को भी R को बिलोंग करना चाहिए। तो यहां पर इसका मतलब क्या हो रहा है कि L1 अगर L2 के पैरेलल है एंड L2 अगर L1 के पैरेलल है, सॉरी L3 के पैरेलल है, तो L1 और L3 को भी पैरेलल होना चाहिए। तो ये बहुत ऑब्वियस चीज है, ऐसा होता ही है भाई। अगर मैं बोलता हूं L1 L2 L3, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, L1 और L2 के बीच, मतलब L1 और L2 कैसे हैं, पैरेलल हैं, और L2 और L3 भी कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो भाई L1 और L3 भी तो पैरेलल ही होंगे, चाहे आप पैरेलल का केस बोलो, चाहे आप इक्वल का केस बोलो, चाहे आप कॉन्ग्रुएंट का केस बोलो, वो सारे ट्रांजिटिव होंगे। ठीक है, तो ये कैसा है, यस इट इज ट्रांजिटिव। मतलब कि क्या, ये भाई रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी है, मतलब कि तीनों की तीनों चीजें हैं। यानी आप क्या बोलोगे, यस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यस ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो पहला वाला अपन ने कर दिया प्रूव, ऐसे ही करने अपन को सारे क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है। शो दैट द रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब हमें दिखाना है कि इस कॉन्ग्रुएंट टू भी क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो काफी कुछ पैरेलल लाइंस जैसा ही है, वैसा ही है ऑलमोस्ट, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूं T1, T2, ठीक है, दो ट्राइंगल्स हैं, ये बिलोंग करते हैं R को, तो ये इंप्लाई करता है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अब यहां पर सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव, अगर इसको ढूंढने जाओ कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, तो आप बताओ ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। क्योंकि खुद से कोई चीज कॉन्ग्रुएंट होगी कि नहीं, खुद के बराबर होगी कि नहीं। भाई मतलब आपसे मैं बोलता हूं आपका ये हाथ जो है इसी हाथ के बराबर है कि नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, एक ही चीज की बात कर रहे हैं, वो तो खुद से तो बराबर कोई भी चीज होती ही है ना। तो आप यहां पर बोलोगे रिफ्लेक्सिव के लिए, जब आप इसको टेस्ट करने जाओगे तो आप बोलोगे T1, T1 बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट, मतलब कि सारे के सारे जो इसके अंदर आने वाले एलिमेंट्स हैं वो खुद से एसोसिएटेड हैं अगर, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो खुद से कैसे हैं, सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आप बोलते हो भाई कि अगर कोई ट्राइंगल ABC है, ठीक है, वो खुद से कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं, तो ऑब्वियसली होगा, एवरी पार्ट उसका कैसा होगा, इक्वल होगा। तो आप बोलोगे हाँ इट इज ट्रू, इट इज रिफ्लेक्सिव। तो आप बोलोगे यस इट इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद आती है बात सिमेट्रिक की।
सिमेट्रिक के लिए आपको क्या चाहिए कि अगर T1 कॉमा T2 बिलोंग करता है R को, तो ये इंप्लाई करेगा कि T2 कॉमा T1 भी बिलोंग करेगा R को। ये तो ऑब्वियस सी बात नहीं है क्या कि भाई T1 अगर कॉन्ग्रुएंट है T2 के, तो T2 भी तो कॉन्ग्रुएंट ही है T1 के। बात तो एक ही लिख रहे हो ना आप। T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 लिखो या T2 कॉन्ग्रुएंट टू T1 लिखो, बात एक ही है, दोनों एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है, यही बता रहे हैं। इक्वल वाली बात है ये कि A इक्वल्स टू B लिखो या B इक्वल्स टू A लिखो, बात इक्वल है। सिमिलरली ट्रांजिटिव के केस में जब जाओगे आप, तो उसमें भी आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जब आप ट्रांजिटिव के केस में जाओगे तो आप बोलोगे T1 कॉमा T2 अगर बिलोंग करता है R को एंड T2 कॉमा T3 बिलोंग करता है R को, तो क्या हो जाएगा, T1 कॉमा T3 को भी बिलोंग करना चाहिए। ये भी बहुत ऑब्वियस नहीं है कि भाई T1 और T2 कॉन्ग्रुएंट है और T2 और T3 कॉन्ग्रुएंट है, मतलब A जो है वो B के इक्वल है, B जो है वो C के इक्वल है, तो A और C भी इक्वल होंगे। ऑब्वियस ही बात है, अभी बताया भी था मैंने आपको इससे पहले। तो यहां पर आप बोलोगे T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ऑब्वियसली करेगा कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। मतलब कि ये क्या है, ये भैया अपना ट्रांजिटिव भी है, तो आप बोलोगे देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। अब ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन है ये, इक्विवेलेंस। इजी सा था, इसमें भी ज्यादा कुछ सोचने की दोबारा जरूरत नहीं है। क्लियर करके बढ़ते हैं आगे। तो ये दोनों एग्जांपल अपने हो गए क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है भैया आप अपन को। अब बोल रहा है ये कुछ हमें थ्योरम्स भी डिस्कस करनी है इसकी, तो ठीक है थ्योरम भी डिस्कस कर लेते हैं। R and S are two equivalence relation on a set A, then R intersection S is also an equivalence relation on A। ठीक है, मतलब कि हमें बताना है कि R और S अगर A सेट पर ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो R इंटरसेक्शन S जो होगा वो भी A सेट पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा, मतलब वो भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि R और S भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हैं। क्लियर है? तो चलो अब इसको शुरुआत कैसे करेंगे, ये सारी चीजें लिखेंगे कैसे आप लोग, ये भी देख लेते हैं अपन। यहां पर मैं बोलता हूं अगर R और S जो है वो क्या है, रिलेशन है सेट A पर, तो वो क्या होंगे, तो आप बोलोगे R सबसेट होगा A क्रॉस A का। ठीक है, रिलेशन जो है वो क्या होता है, A क्रॉस A का सबसेट होता है। ठीक है, A क्रॉस A जो है वो तो भैया आपका सबसे बड़ा रिलेशन जो बन सकता है वो A क्रॉस A होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब उससे निकल कर बाकी सारे रिलेशन बनते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल होता है। तो R को बोला आपने क्या कि वो सबसेट है A क्रॉस A का, और S जो है वो भी A पे ही रिलेशन है, S जो है वो भी A पे ही रिलेशन है, तो वो भी क्या होगा, A क्रॉस A का सबसेट होगा। तो आप बोलोगे S भी सबसेट है A क्रॉस A का। अगर R भी A क्रॉस A का सबसेट है, S भी A क्रॉस A का सबसेट है, तो आप बोल सकते हो R इंटरसेक्शन S जो होगा वो भी सबसेट होगा A क्रॉस A का। मतलब कि क्या, R इंटरसेक्शन S जो है वो क्या है भैया, एक रिलेशन बन रहा है किसमें, A क्रॉस A में। तो हमने क्या बोल दिया, देयरफॉर वी कैन से दैट R इंटरसेक्शन S is a relation on A क्रॉस A। यानी हमने बोल दिया कि A क्रॉस A में R इंटरसेक्शन S एक रिलेशन तो है। अब ये इक्विवेलेंस है कि नहीं ये हमें प्रूव करना है। रिलेशन तो हमने बता दिया, अब इक्विवेलेंस है कि नहीं ये हम प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो अब उसके लिए मैं क्या बोलता हूं, सबसे पहले क्या चेक करूंगा, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं।
तो मैं बोलता हूं लेट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा ए आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो ए कॉमा ए जो होगा वो एस को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि एस भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। किसमें? दोनों एक ही सेट पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है भैया, ए पर। तो ए मतलब कैपिटल ए की बात कर रहा हूं मैं, तो कैपिटल ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे से एसोसिएटेड होंगे, तभी ये दोनों रिलेशन कैसे होंगे? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाएंगे। क्लियर है बात? क्या बोला मैंने कि ए कॉमा ए अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो वो एस को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी एसोसिएटेड विद इटसेल्फ। ठीक, तो अगर ये आर और एस दोनों को बिलोंग कर रहा है तो आप बोलोगे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। एंड का मतलब वैसे भी क्या होता है? इंटरसेक्शन। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप लोगों को करने में कंफ्यूजन हो तो सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन मैंने क्लास 11th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी करवाया हुआ है, आप उसके वीडियोस जाकर समझ सकते हैं। वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस में सब करवाया है, एक बार पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे भी जेईई मेंस के लिए रिवीजन की जरूरत तो लगेगी आपको, ठीक है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। क्विक रिवीजन हो जाएगा, अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या बोला? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, तो ये क्या हो गया? हाँ भाई, तो आप क्या बोलोगे? यस या देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव के बाद आप आते हो किस पे? सिमेट्रिक पर। अब सिमेट्रिक के लिए आप क्या बोलोगे? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, देन ये क्या इंप्लाई करेगा कि b कॉमा ए बिलोंग करता है r को और b कॉमा ए बिलोंग करता है s को। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई r और s जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इक्विवेलेंस रिलेशन है मतलब कि वो रिफ्लेक्सिव भी होंगे और सिमेट्रिक भी होंगे और ट्रांजिटिव भी होंगे। और अगर r और s सिमेट्रिक हैं और इनमें a कॉमा b आ रहा है तो b कॉमा ए भी आएगा, इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। यहां से आप बोल सकते हो a कॉमा b बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, क्योंकि दोनों में ही आ रहा है, ठीक है। और ये क्यों लिखा है आपने? तो इसका रीजन आप दे सकते हो, बिकॉज आर एंड एस आर सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक रिलेशन। तो अब आप क्या बोलोगे? बी कॉमा ए आर में भी आ रहा है, बी कॉमा ए एस में भी आ रहा है, इसका मतलब है कि बी कॉमा ए जो है वो आर और एस के इंटरसेक्शन में भी आएगा। तो अब यहां पर देख लो भाई कि ए कॉमा बी आर और एस के इंटरसेक्शन में आ रहा था और बी कॉमा ए भी आर इंटरसेक्शन एस में आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, therefore R intersection S is a symmetric relation. R कॉमा एस कैसा है? एक सिमेट्रिक रिलेशन। R इंटरसेक्शन एस कैसा? सिमेट्रिक है, क्योंकि अगर A कॉमा बी इसके अंदर आ रहा है तो B कॉमा ए भी इसके अंदर आएगा। क्लियर है? इसके बाद ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं अपन इसकी। तो यहां पर ट्रांजिटिविटी के लिए आप क्या बोलोगे? लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, और ये क्या इंप्लाई करेगा? ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, चलो। अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड a कॉमा बी बिलोंग्स टू s, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू r इंटरसेक्शन s। अगर a कॉमा बी r में और s में दोनों में आ रहा है तो a कॉमा बी जो होगा वो r इंटरसेक्शन s में आएगा। और अगर b कॉमा c आ रहा है r में
और B कॉमा C आ रहा है S में भी, तो वो भी बिलोंग करेगा किसको? R इंटरसेक्शन S को। लेकिन यहां पर एक बात फॉलो होती है कि अगर A कॉमा B और B कॉमा C R में आएगा तो भाई A कॉमा C भी आएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे बट इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड, बट इफ मत लिखो, बट A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R implies that, क्या इंप्लाई करता है ये? A कॉमा C बिलोंग्स टू R। A कॉमा B बिलोंग कर रहा है और B कॉमा C बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, मतलब A कॉमा C भी बिलोंग करेगा R को, ठीक है। एंड अगर A कॉमा B बिलोंग करता है R को एंड B कॉमा C बिलोंग करता है R को, सॉरी S को, यहां पर S के लिए बात कर दें अपन, तो भाई B कॉमा C भी बिलोंग करेगा, सॉरी A कॉमा C भी बिलोंग करेगा S को। अब यहां पर देखो A कॉमा C R में भी आ रहा है, A कॉमा C S में भी आ रहा है, मतलब A कॉमा C जो है वो R इंटरसेक्शन S में भी आना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे? A कॉमा C बिलोंग्स टू R एंड S, A कॉमा C बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S। अब R इंटरसेक्शन S में A कॉमा B आ रहा था, B कॉमा C भी आ रहा था और A कॉमा C भी आ गया, तो ये कैसा हो गया? ट्रांजिटिव। तो आप यहां पर लिखोगे A कॉमा B बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S implies that A कॉमा C belongs to R intersection S. Therefore, R intersection S is transitive. मतलब आपने इससे पहले क्या प्रूव किया था कि R इंटरसेक्शन S जो है वो सिमेट्रिक है, उससे पहले प्रूव किया था कि R इंटरसेक्शन S जो है वो रिफ्लेक्सिव है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो R इंटरसेक्शन S कैसा है? आपसे अगर मैं पूछूं R इंटरसेक्शन S कैसा है, तो आप बोलोगे देयरफॉर R इंटरसेक्शन S is an equivalence relation. कैसा है भैया? R इंटरसेक्शन S एक इक्विवेलेंस रिलेशन के जैसा है। तो क्लियर हो गई बात? करते हैं क्लियर इसको भाई, ठीक है। ऐसे ही प्रूव करना है आपको, ठीक है, ऐसे ही प्रूव करना है इसको। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। अब आती बात थ्योरम 2 में। तो ये बोल रहा है भाई द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट इज नॉट नेसेसरली एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, दो इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे तो उनके यूनियन जो है, इंटरसेक्शन तो उनका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, अपन ने प्रूव किया, लेकिन उनका यूनियन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता है। तो इस थ्योरम को देखने के लिए अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक सेट है ए और दो रिलेशंस हैं R1, वो है अपना इक्विवेलेंस रिलेशन है भाई, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, तो सारे डबलेट अपने आएंगे ही आएंगे। और एक आ रहा है उसमें 1,2 और एक आ रहा है 2,1। अब 1,2 और 2,1 से क्या हो रहा है, ये सिमेट्रिक भी बन जा रहा है 1,2 2,1 और रिफ्लेक्सिव भी, सॉरी ट्रांजिटिव भी बन जा रहा है। कैसे? 1,2 आ रहा है, 2,1 आ रहा है, तो 1,1 भी आ रहा है इसमें। तो ये कैसा है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जांपल है। ठीक है, ऐसा ही दूसरा मैं लेता हूं R2, 1,1 2,2 3,3 2,3 3,2 2,3 और 3,2। ठीक है, यहां पर ये ले लिया मैंने इसको। तो अब ये कैसा है, ये भी एक कैसा रिलेशन है भाई, ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्यों? रिफ्लेक्सिव तो है, सारे डबलेट आ रहे हैं। उसके बाद 2,3 तो 3,2 सिमेट्रिक भी है, 2,3 आ रहा है, 3,2 आ रहा है, तो 2,2 भी आ रहा है।
तो ट्रांजिटिव भी है। तो ये दोनों यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशंस। अब अगर मैं R1 यूनियन R2 निकालूंगा तो आप क्या करोगे, सारे एलिमेंट्स लिख दो इनके, मतलब सारे ऑर्डर्ड पेयर्स 1, 1, 2, 2, 3, 3 तो एक ही एक बार आएंगे, तो आप लिखोगे 1, 1, 2, 2, 3, 3 और क्या आएगा 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2। अब यहां देखो ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक भी है, 1, 2 आ रहा है तो 2, 1 आ रहा है, 2, 3 आ रहा है तो 3, 2 आ रहा है, सिमेट्रिक भी है। लेकिन 1, 2 आ रहा है यहां पर देखो आप, एंड मतलब इसके यूनियन को मैं कोई रिलेशन R3 बोल देता हूं। 1, 2 बिलोंग्स टू R3, 1, 2 आ रहा है, एंड इसका जो लास्ट वाला अपना है 2, यहां पर वो फर्स्ट है 2, 3 पे, यहां पर वो फर्स्ट है 2, 3 पर, तो आप क्या बोलोगे कि 2, 3 भी आ रहा है, A, B, B, C आ रहा है, तो 1, 3 को भी आना चाहिए, बट यहां पर 1, 3 नहीं आ रहा है। 1, 2 आ रहा है R3 में, 2, 3 आ रहा है R3 में, लेकिन 1, 3 R3 में नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, ये ट्रांजिटिव नहीं है, और ट्रांजिटिव नहीं है तो इक्विवेलेंस है नहीं, क्योंकि तीनों होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तब जाकर वो क्या बनेगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्लियर है बात, ठीक है। तो यहां पर इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको आपने प्रूव कर दिया। अब चलते हैं आगे, इसको करते हैं क्लियर। Theorem 3, if R is an equivalence relation on a set A, then R inverse is also an equivalence relation। मतलब कि किसी भी सेट का इनवर्स भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा अगर गिवन सेट एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो, यानी किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन का इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये आपको अब प्रूव करना है। तो अब आप यहां पर बोलते हो एक सेट है R, उसका इनवर्स है R इनवर्स, तो आप बोलते हो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए आप आते हो, आप बोलते हो लेट A, बिलोंग्स टू R। क्यों भैया, क्योंकि R कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, तो आप बोलोगे ऐसा, इसलिए लेट लिखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ऐसा तो होगा ही ना, क्योंकि A, तो बिलोंग करेगा ही R को, क्योंकि R जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव। R रिफ्लेक्सिव है तो सारे एलिमेंट्स खुद से एसोसिएटेड तो होंगे ही, तो इसका रिवर्स जो होगा वो R इनवर्स में आएगा, क्योंकि R इनवर्स में क्या होता है, R इनवर्स में रिवर्स्ड ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, है ना, हमें पता है इनवर्स रिलेशन की डेफिनेशन से। तो यहां पर इसका रिवर्स क्या हो जाएगा भाई, इस वाले A को पहले लिख दो, इस वाले A को बाद में लिख दो, बात तो वही होगी क्या, A, बिलोंग्स टू R इनवर्स। तो अब ये भी कैसा हो गया, इसमें भी सारे एलिमेंट्स खुद से एसोसिएटेड हो गए। यहां पर तो आप लिखोगे क्या, बाय प्रॉपर्टी ऑफ R इनवर्स, मतलब इनवर्स रिलेशन की प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो अगर ये भी आ गया, A, R इनवर्स में भी आ गया, तो आप बोलोगे देयरफॉर R इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव। मतलब अगर A, R में आ रहा है तो A, R इनवर्स में भी आएगा, इसलिए R इनवर्स रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट खुद से एसोसिएटेड होगा उसमें। क्लियर है। तो आ जाते हैं सिमेट्रिक में। अब सिमेट्रिक की बात अगर मैं करूं तो यहां पर मैं बोलूंगा A, B बिलोंग्स टू R इनवर्स। मैं बोलता हूं लेट, इसमें बोलता हूं लेट A, B जो है वो R इनवर्स को बिलोंग करता है। अगर A, B R इनवर्स में आएगा तो उसका रिवर्स्ड ऑर्डर्ड पेयर किस में आएगा, उसके ओरिजिनल रिलेशन में, मतलब R में, है ना। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, A, B बिलोंग्स टू R इनवर्स, तो B, A जो होगा, यही जो स्टेटमेंट ये इंप्लाई करेगा कि B, A जो है वो R में आ रहा है।
क्यों? बाय प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स रिलेशन। अब यहां पर भाई b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर आपको दिया है, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स दिया है। यहां पर हमें यह पता है कि r जो है वो कैसा एक सिमेट्रिक रिलेशन है, और सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब एक वैसे तो वो क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन, और इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो मतलब कि वो सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बोलोगे, b कॉमा ए अगर r में आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, a कॉमा बी भी r में आएगा, a कॉमा बी भी r में आएगा। आ रही बात समझ? तो आप क्या बोलोगे, क्यों? बिकॉज r इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। अब अगर a कॉमा बी r में आ रहा है तो इसका रिवर्स्ड ऑर्डर्ड पेयर किस में आएगा, आर इनवर्स में, क्योंकि अगर a कॉमा बी आर में आ रहा है तो इसके इनवर्स में क्या आता है, इसका उल्टे ऑर्डर्ड पेयर। तो आप बोलोगे ये वाला स्टेटमेंट क्या इंप्लाई करता है कि b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। कैसे? बाय प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स रिलेशन। तो अब सबसे पहला स्टेटमेंट देखो, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, और उससे ही इंप्लाई करते करते आप कहां पर पहुंच गए, b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। यानी आप क्या लिखोगे, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स इंप्लाइज दैट b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। इसका क्या मतलब हुआ, अगर a कॉमा बी आर इनवर्स को बिलोंग कर रहा है और b कॉमा ए आर इनवर्स को बिलोंग कर रहा है, यानी कि आर इनवर्स क्या है, तो आप बोलोगे आर इनवर्स इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। आर इनवर्स इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। बात हो गई क्लियर? तो आर इनवर्स रिफ्लेक्सिव हो गया, आर इनवर्स सिमेट्रिक हो गया, बचा किसमें, आर इनवर्स अब बचा है भैया अपना क्या होने के लिए, ट्रांजिटिव। ठीक है, अब ट्रांजिटिव में ही 2-3 ऑर्डर्ड पेयर लेने पड़ते हैं। ठीक है, चलो तो अब वो करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो मैं बोलता हूं लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। मैंने बोला दो कोई से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं a कॉमा बी और b कॉमा सी जो कि आर इनवर्स को बिलोंग करते हैं। a कॉमा बी और b कॉमा सी किसको बिलोंग करते हैं, आर इनवर्स को। तो यहां पर मैं बोलूंगा अगर a कॉमा बी आर इनवर्स को बिलोंग करता है तो b कॉमा ए करेगा आर को बिलोंग एंड c कॉमा बी करेगा आर को बिलोंग। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि भैया आर इनवर्स का रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर आर में आएगा, दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर रखते हैं, कैरी करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलोगे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशंस। तो क्लियर है ये? आपने क्या लिखा, b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, c कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। या इसको मैं लिखता हूं ऐसा, इसी को मैं थोड़ा सा इसको पहले इसको बाद में लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाता है, c कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। c कॉमा बी आर में आ रहा है, b कॉमा ए आर में आ रहा है, तो c कॉमा ए भी आर में आएगा। क्यों? क्योंकि r जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है भाई। इसका सेकंड वाला अगर इसका फर्स्ट है तो इधर पे इसके फर्स्ट और इसके सेकंड को भी एक ऑर्डर्ड पेयर बनाना जरूरी है। ये पता है अपन को ट्रांजिटिव रिलेशन का डेफिनेशन। तो अब यहां पर मैंने क्या बोलूंगा, क्योंकि आर ट्रांजिटिव है तो यहां पर आप बोलोगे, इसको हटा देते हैं, c कॉमा ए बिलोंग्स टू आर बिकॉज आर इज ट्रांजिटिव। तो यहां पर क्या हो गया, c कॉमा ए आर को बिलोंग कर रहा है क्योंकि r ट्रांजिटिव है। तो भाई a कॉमा सी किसको बिलोंग करेगा, a कॉमा सी किसको बिलोंग करेगा,
तो वो करेगा भाई आर इनवर्स को, क्योंकि आर इनवर्स में इसके सारे रिवर्स्ड ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो आप बोलोगे ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स बाय प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स रिलेशन। तो अब यहां पर देखो शुरुआत कहां से करी थी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, पहुंच कहां पर गए, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स। इसको एक स्टेटमेंट में लिख देते हैं। तो क्या होता है ये, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स implies that a comma c belongs to R inverse, hence it is an equivalence relation। नहीं, अभी तो क्या बोलोगे, hence it is a transitive relation। ठीक है, अभी क्या बन रहा है ये transitive relation। क्यों, क्योंकि a कॉमा b आ रहा है, b कॉमा c आ रहा है और a कॉमा c भी आ रहा है। तो आप बोलोगे therefore it is a transitive relation और हमने शुरुआत से प्रूव किया भाई कि ये जो है यहां पर नहीं है, यहां ये जो है रिफ्लेक्सिव भी है, ये जो है सिमेट्रिक भी है। आर इनवर्स अगर आर जो है रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है तो मतलब आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन है अपन को, तो आर इनवर्स रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड फाइनली ट्रांजिटिव भी है। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर आर इनवर्स इज एन equivalence relation। given that R is an equivalence relation, मतलब अगर R equivalence relation होगा तो R इनवर्स भी एक equivalence relation बनाएगा। ये हमने कर दिया है प्रूफ बहुत अच्छे तरीके से। तो आई बात समझ में, चलो तो इसको करते हैं क्लियर भाई। तो बच्चों अब ये जो है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले के सारे कॉन्सेप्ट्स अब हो गए आपके क्लियर। तो अब अपन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को चालू नेक्स्ट वीडियो में और उसमें सारे क्वेश्चंस के करते जाएंगे सॉल्व एक एक करके, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको चाहिए थे सब अब आपके पास आ चुके हैं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक आप लोगों को क्या करना है, आपको करना है भाई इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करो। केजी से लेकर 12th तक जितने बच्चे पढ़ने वाले आपको देखते हैं सबको बताओ मैग्नेट ब्रेन्स क्या है, क्योंकि यहां पर केजी से लेकर 12th तक की 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन है, क्योंकि एक्सपीरियंस टीचर बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ाते हैं। तो इतना तो आप कर सकते हो, है ना। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।